अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछले एपिसोड की एंड में आपने देखा था कि उस्मान साहब सुल्तान मसूद से पूछते हैं कि समागर और सवेली के अलावा अगर असमियाना सुल्ताना के पास कोई और ताकत है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। सुल्तान मसूद उस्मान साहब को बताते हैं कि सुल्ताना के पास एक मोहर मौजूद है जो कि अगर उससे छीन ली जाए तो फिर वालदा सुल्ताना की कोई हैसियत नहीं रहेगी। उस्मान साहब कहते हैं आपका मतलब है कि मोर के बगैर वालदा की हैसियत एक आम औरत की हो जाएगी। इधर बाला खातून शेख अदाबाली के हमरा घोड़ों पे सवार जंगल की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में ओलूफ के वो दो सिपाही मौजूद होते हैं जिनके जिम्मे खाने पीने का वो सामान था कि ये किसी तरह भी कई कबीले को ना पहुंचे, लेकिन मलून खातून ने हमला करके उनसे खाने का वो सामान हासिल कर लिया था और तुर्गुत साहब ने भी मलहून खातून की मदद की। जंगल में सजा के तौर पर इनके सिपाहियों को दागा जाता है। दान फ्रोदी से कहता है मैं उस तुर्गुत का सर तन से अलग कर दूंगा, उसने हमारे साथ गद्दारी की। फ्रोदी कहता है तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो वालदा के गजब से हम कैसे बचेंगे। फिर फ्रोदी कहता है क्या हम तुर्गुत को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। दान कहता है हम सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर हम उससे जरूर बदला लेंगे। दूसरी जानिब एनागोल में तुर्गुत साहब खड़े गहरी सोच में डूबे थे। पहले इसे ख्याल आता है जब मार मराजिक का तख्त मेरे सामने था तो मैं उसके सामने ये कह रहा था कि ए तख्त वही शख्स तुम्हें हासिल कर सकता है जिसने जंग में हिस्सा लिया है, ना कि वो जिसने जंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके साथ ही उन्हें एक और ख्याल आता है जब वो उस्मान साहब के साथ ये बहस कर रहे थे कि मार मराजिक किले पर सबसे ज्यादा हक किसका है, जिस पर उस्मान साहब ने कहा था तुर्गुत तुम कब से किलों के शौकीन हो गए हो, और तुर्गुत ने जवाबन कहा था कि मेरे बहुत से लोग इस जंग में शहीद हुए हैं, इसलिए इस किले पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। और उस्मान साहब ने उक्तम साहब के हक में बात की थी कि उक्तम साहब ने भी अपने खानदान वालों को खोया है। फिर उसे एक और ख्याल आता है जब करारगाह में उस्मान साहब के साथ इसकी बहस व तकरार हुई थी। उस्मान साहब ने कहा था जब कि तुम किलों के ख्वाहिशमंद हो, अब हमारे दरमियान तुम्हारी कोई जगह नहीं। फिर तुर्गुत को वो वक्त याद आता है जब वालदा ने उसे और ओलूफ को एक ही मेज पर एक साथ खाने के लिए बिठाया था। ये सोचकर तुर्गुत को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो अपने एक सिपाही कोतान को बुलाकर कहते हैं बेल्जिक, काराजा हिसार और कुलू जाहिसार के तख्त पर बैठे हमारे भाइयों को खत भेजो और उनसे कहो अपनी फौज तैयार रखे कि मैं काफिरों के पास उनमें से एक किला भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत जल्द हम काफिरों से ये किले वापस ले लेंगे और तुर्कमानों के पास तमाम अख्तियारात वापस आ जाएगी। ये सुनकर कोतान बहुत ही खुश होता है। दूसरी जानिब सोगोत के जंदान का मंजर दिखाया जाता है जहां पर तशद्दुद के बाद कोनूर को हवा में लटकाया होता है। फिर सुल्ताना और आवजी वहां पर आते हैं। सुल्ताना पूछती है मुझे बताओ उस्मान ने सुल्तान मसूद को किस जगह पर रखा होगा। कोनूर कहता है आप मुझसे क्यों पूछ रही है, आप अपने सिपाहियों के बलबूते मालूम करे। ये सुनकर सुल्ताना निहायत गुस्से में आती है और कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर असमियाना सुल्ताना वहां से एक लकड़ी उठाती है जिस पर पहले से आग लगी होती है और उसे कोनूर के सीने पर रखती है और कहती है अगर तुम इस तकलीफ से छुटकारा चाहते हो तो मुझे बताओ कि उस्मान ने सुल्तान मसूद को कहाँ पर छुपाया होगा। कोनूर कहता है तुम जो कर सकती हो करो। फिर असमियाना सुल्ताना आवजी से एक दूसरे शख्स को बुलाने के लिए कहती है। इधर गार में उस्मान साहब सुल्तान मसूद को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि मैं किसी न किसी तरह से सुल्ताना से वो मोहर छीन लूंगा। इसी दौरान वहां पर शेख अदाबाली आते हैं। इनके साथ बाला खातून भी होती है। फिर शेख अदाबाली सुल्तान मसूद की खैरियत पूछते हैं। सुल्तान मसूद की बेहतर तबीयत देखकर शेख अदाबाली उस्मान साहब से कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गई कि आपने मेरे साथ बाकी दरवेशों को क्यों यहाँ पर बुलाया था।
پھر عثمان صاحب انہیں اپنے مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے درویشوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ان کے ذریعے کسی نہ کسی طرح میں سلطان مسعود کو خانقاہ منتقل کروں، کیونکہ اس وقت خانقاہ سے محفوظ جگہ سلطان کے لیے اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانقاہ بھی سوغوت میں ہے اور سلطانہ بھی سوغوت میں موجود ہے، اور وہ ایک ایسی مغرور عورت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اور درویشوں کے ذریعے سلطان کو خانقاہ منتقل کر دیں گے۔ پھر شیخ ادابالی سلطان مسعود سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا کہ ہم آپ کی میزبانی کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خانقاہ میں نہ تو آپ کے محل کی طرح مخمل کے بستر ہے اور نہ ہی وہاں کی طرح آسائشیں ہیں۔ ہمارے ہاں بکری کے چمڑے سے بنے ہوئے بسترے ہیں جن پر شاید آپ کو وہ آرام میسر نہ ہو جو مخمل کے بستر پر ہو۔ جواباً سلطان مسعود کہتے ہیں بکری کے چمڑے کے بستر ان مخمل کے بستروں سے کئی گنا بہتر ہے جس پر ہماری جان محفوظ نہ ہو۔ پھر عثمان صاحب بالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ کام ضرور کرے گی۔ پھر کہتے ہیں بالا ہم آسمیان سلطانہ کی مکمل طاقت چھیننا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں عثمان صاحب کا اشارہ آسمیانہ سلطانہ کے اس مور کی طرف ہے جو اس کے پاس موجود ہے جس کے تحت وہ فیصلے کیا کرتی ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کسی طرح سے وہ مور اس سے چھین لے۔ عثمان صاحب سلطان سے کہتے ہیں آپ بے فکر رہے، بالا خاتون یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے عثمان صاحب نے بالکل درست فرمایا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہو جائے گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ شیخ ادابالی کے ہمراہ درویشوں کے ساتھ خانقاہ چلے جائیں، میں اللہ کے بعد آپ کو اپنے بااعتماد لوگوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سلطان پوچھتے ہیں عثمان صاحب آپ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر قبل آپ سے 2 سروں کو کاٹنے کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک سر کو کاٹنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ عثمان صاحب کا اشارہ سویلی اور سماگر کی طرف ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔